अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमने बिजनेस मॉडल किस तरीके से चूज़ करना है। हम इसकी सादा सी एग्जांपल लेते हैं कि आप फ्रीलांसर हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं। आपके पास एक क्लाइंट आ गए, एक तो आपके पास ऐसा क्लाइंट आएगा जिसने अपना मॉडल चूज़ किया हुआ है। वो कह रहे हैं जी मुझे तो प्राइवेट लेवल पे काम करना है। ये हम वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइवेट लेवल क्या होता है, होलसेल क्या होता है। लेकिन चलें इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। प्राइवेट लेवल ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट अपने ब्रांड के नाम से बेचते हैं, आपका अपना ब्रांड है। आपने एक मोबाइल फ़ोन बनाया है, हाफिज़ अहमद एक मोबाइल फ़ोन बनाया, उसका नाम रखा है हाफिज़ अहमद, तो ये मेरा ब्रांड है। और अगर मैंने किसी और ब्रांड का या मेरा ही ब्रांड हाफिज़ अहमद का मोबाइल है और आपने मुझसे ख़रीद के आगे बेच दिए, तो ये होलसेल है। आप होलसेलर हैं कि आप मुझसे लेके आगे बेच रहे हैं और मैं इस ब्रांड का ओनर हूँ, ये मेरा प्राइवेट लेवल है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। अच्छा, एक तो आपके पास क्लाइंट आएगा जिसके पास मॉडल सेट है, वो कहेगा मैंने इस मॉडल पे काम करना है, ये लें जी आप काम करें और अपने पैसे चार्ज करें इसके। एक क्लाइंट आता है, वो कहते हैं कि मुझे मशवरा दे मैं क्या करूं, मुझे कौन सा बिजनेस मॉडल चूज़ करना चाहिए। अच्छा, अब आप उसको कहते हैं जी, पहला सवाल आपका उससे होगा कि आप बिज़नेस क्यों करना चाहते हैं। क्या आप बिज़नेस इसलिए करना चाहते हैं कि आपको मंथली इनकम आए कोई, या आप बिज़नेस इसलिए करना चाहते हैं कि आपका एक बिज़नेस, एक ब्रांड बिल्ड हो। वो कहते हैं जी मुझे ब्रांड बनाना है। फिर आप उसे बताएंगे जी अब आपको प्राइवेट लेवल पे आना चाहिए। अब मैं आपके लिए प्रोडक्ट हंट करूंगा, उसको हम सोर्स करेंगे, उसको अच्छे तरीके से लॉन्च करेंगे, हम इस मॉडल पे काम करेंगे, प्राइवेट लेवल पे ये आपको करना चाहिए। अब वो फिर आपने अगला सवाल उससे फ़ौरन पूछना है आपका बजट कितना है। लेट्स से एक आपके पास क्लाइंट आ जाता है फॉरनर और वो कहता है जी मेरा बजट $5000 है। आप उसे कहते हैं ठीक है, $5000 आपका बजट है और आपको करना भी प्राइवेट लेवल ही है, तो हम ऐसा करते हैं हम दुबई में कर लेते हैं। यानी अमेज़ॉन अब दुबई में भी आ चुका है ना, तो वहाँ क्योंकि अभी अमेज़ॉन नया आया है और एक तरह की छोटी मार्केट है, तो $5000 में बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाता है दुबई में। तो आप उसे कहते हैं जी हम दुबई में कर लेंगे। वो कहते हैं जी मैंने अमेरिका में करना है। आप कहते हैं फिर आपको $50000 चाहिए। एक बंदा कहता है जी $10000 का बजट है, लेकिन मुझे कोई एसेट नहीं बनाना है, मुझे तो मंथली इनकम का इशू है, मेरे पास जॉब नहीं है या मेरा कोई भी इशू है, तो मेरे पास ये सेविंग्स है, मुझे ऐसा काम बताएं कि मैं ये पैसे लगाऊं और मुझे महीने के पैसे आते रहे। आपने उसको कहना है कि जी आपको होलसेल में आ जाना चाहिए। होलसेल में रिस्क फैक्टर कम है, मैं पहले आपको एग्जांपल दे चुका हूँ। आप कहेंगे जी हम हाफिज़ अहमद की प्रोडक्ट खरीदेंगे और आगे बेच देंगे जाके। अब जब वो प्रोडक्ट आप खरीद के बेच रहे हैं तो ये होलसेल है, इसमें आपका रिस्क फैक्टर नहीं है। रिस्क फैक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि आप कहते हैं हाफिज़ अहमद ऑलरेडी एक ब्रांड है, वो उस ब्रांड को लोग जानते हैं, उस ब्रांड की प्रोडक्ट जाएगी तो वो बिक जाएगी हमारी, तो हमारे पास रिस्क फैक्टर कम है और मार्केटिंग पे हमने पैसा नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि जिसका ब्रांड है वो लगाएगा मार्केटिंग पे पैसा, हम क्यों लगाएं। तो होलसेल बिजनेस मॉडल आप उस बंदे को चूज करवाएंगे जो मंथली कुछ इनकम चाहता हो, और जो कहता हो कि नहीं मंथली मेरी इनकम सेट है, तो उसको आप कहेंगे आप प्राइवेट लेवल में आ जाएं। इसके अलावा एक मॉडल ड्रॉप शिपिंग का भी है, जो हम अगली किसी वीडियो में हम ड्रॉप शिपिंग पे भी बात करेंगे। अगर एक क्लाइंट कहते हैं जी मेरे पास बजट बहुत ही कम है, इतना भी नहीं है कि मैं होलसेल कर सकूं, तो आप उसे कहते हैं ठीक है जी, फिर आपके पास अकाउंट्स होने चाहिए, आप ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में आ जाएं। आप ड्रॉप शिपिंग का मॉडल क्या है, उसमें किन चीज़ों के ख्याल रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, ये हम अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना कि इसमें तो एथिक्स बताए जा रहे हैं, टेक्निकल चीज़ें तो हैं नहीं। ये टेक्निकल चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने पैसे कमाने हैं तो। अगर आपने वाकई फ्रीलांसिंग करनी है, आपने वाकई वर्चुअल असिस्टेंट बनना है, तो ये वीडियो टेक्निकल से ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके एथिक्स ठीक नहीं होंगे ना, एथिकल वैल्यूज़ का आप ख्याल नहीं करेंगे, तो टेक्निकलिटीज़ आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपको सेकंड टाइम कोई बंदा जॉब नहीं देगा, कोई बंदा काम नहीं देगा। अच्छा, एथिक्स में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले आपने ये ख्याल रखना है कि जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में होना चाहिए पाकिस्तान। आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस क्लाइंट को आपका नाम नहीं पता, उसे आपका मजहब नहीं पता, उसे ये पता है कि ये पाकिस्तान से है।
तो अगर आप नाम खराब करेंगे तो आप अपना नाम नहीं खराब करेंगे, आपका नाम तो खराब नहीं होगा ना। ओवरऑल जो फॉरेनर्स है वो बात करेंगे जी पाकिस्तान के लोग गलत हैं जी, पाकिस्तान के लोगों से फ्रीलांसिंग नहीं करनी चाहिए जी, ये लोग जी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, इनको तो एथिक्स का पता ही नहीं है। इन चीज़ों से हमने हमेशा बचना है। आपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है दुनिया में। आपने इस तरह से काम करना है अपने क्लाइंट के साथ कि आपका क्लाइंट कहे कि जी अगर किसी ने फ्रीलांसिंग करवानी है तो पाकिस्तान से फ्रीलांसर चूज करो। पाकिस्तान का नाम हमने ऊपर लेके आना है, और ये आपने मैंने हम सब लोगों की मेहनत से आएगा, किसी एक बंदे की मेहनत से ये काम नहीं आएगा। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है एथिक्स में। सबसे पहली चीज़ है कि आपने लालच नहीं करना है। आपका क्लाइंट आपके पास आया और उसने आपको कहा कि जी ये मेरी प्रोडक्ट है, उसके पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है, हम ये एग्जांपल ले रहे हैं। वो कहते हैं जी ये मेरे पास प्रोडक्ट है, ये वॉच है मेरे पास, रिस्ट वॉच है, और इसको आपने रैंक करके देना मुझे, और ये मेरा रैंकिंग का बजट है। वो आपको बजट बताता है कि जी मेरा बजट है $5000। आपने मुझे $5000 में ये वॉच टॉप स्पॉट पे ला के देनी है, पहले सफ़े के पहले नंबर पे ला के देनी है। अब आप उसे कहते हैं जी ठीक है, 3 महीने का टाइम होगा। अब वो 3 महीने आपको पैसे पे करता रहेगा, और 3 महीने के बाद पता चले जी रैंक तो हुई नहीं, तो आपने उसका नुकसान कर दिया। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ माइंड में रख लें कि अगर आपने चीज़ों का पहले से ख्याल रखा और रैंक नहीं हुई तो मसले की बात ही कोई नहीं है। बिजनेस है, लॉस होता है इसमें, आपका क्लाइंट भी अंडरस्टैंड करेगा। लेकिन अगर आपको पता चल गया, आपने सारा उस पर अपना वर्कआउट कंप्लीट किया और आपने देखा है कि नहीं 5000 इसका बजट कम है, इसमें ये रैंक नहीं होने वाली, क्योंकि कंपेटिटर्स इससे ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, जो बाकी लोग हैं वो इससे ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, बाकी लोग ज़्यादा पुराने हैं, 5000 में ये पहले सफ़े पे नहीं आने वाला, तो आपने उसको बता देना। आपने कहना जी या तो बजट इंक्रीज़ करें अपना, या आप एक सूरत ये कि बजट इंक्रीज़ कर दें या प्रोडक्ट चेंज कर दें अपनी, अगर आप बजट इंक्रीज़ नहीं कर सकते। लेकिन 5000 में होने वाला ये काम नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं, उनके पास अपवर्क के थ्रू एक क्लाइंट आया और उसने कहा कि जी ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको आपने रैंक करके देना है, और मेरा बजट है $20000। तो मेरे दोस्त ने कहा कि सॉरी ये प्रोडक्ट 20000 में रैंक नहीं होगी, बल्कि उसने उसे मशवरा दिया कि आप ये प्रोडक्ट करें ही ना, इस पर जितना भी पैसा लगाएंगे मुझे ये रैंक होती नज़र नहीं आ रही, इसमें इतना कंपटीशन है, इतनी सैचुरेशन है कि आपको फ़ायदा नहीं होगा, आप कोई और प्रोडक्ट चूज़ कर लें। क्लाइंट कहने लगा जी प्रोडक्ट मेरी, पैसे मेरे, आपको क्या मसला है। ये मैं आपको जनरल बात बता रहा हूँ। क्लाइंट कहता है ये आपको क्या प्रॉब्लम है, मेरी प्रोडक्ट है ना, मेरे पैसे डूब जाएं कोई मसला नहीं है, आप करें, ये $20000 का बजट, आप इसको रैंक करें। उन्होंने कहा सॉरी ये नहीं होगी, मैं नहीं करूँगा। तो क्लाइंट ने कहा ओके। अब क्लाइंट चला गया, वो चला गया एक और मुल्क में, यानी ये जब हम वर्चुअल असिस्टेंट की बात करें तो सब चीज़ें वर्चुअली हो रही हैं, कोई चला गया, किसी ने चीज़ खरीद ली, कोई आ गया, सब कुछ वर्चुअली हो रहा है। वो एक और मुल्क में चला गया वर्चुअली, वहाँ से उसने फ्रीलांसर उठाया और उसने कहा जी मेरी प्रोडक्ट रैंक कर दो। अब मैं उस मुल्क का नाम नहीं लेता क्योंकि मुनासिब बात नहीं है। वहाँ पे उसने उसके साथ डील कर ली और उसकी प्रोडक्ट उसने ले ली और चलाना शुरू कर दी। प्रोडक्ट रैंक नहीं हुई, 3-4 महीने गुजर गए, उसके सारे पैसे डूब गए, प्रोडक्ट उसकी फेल हो गई। उसने वापस ईमेल की मेरे दोस्त को और उसने कहा जी आपको कैसे पता था कि ये मेरी प्रोडक्ट रैंक नहीं होगी। उसने कहा जी मैं एक्सपर्ट हूँ, मैंने सारा इसको इवेलुएट किया था, मैंने देखा था, मुझे पता चल गया था कि ये प्रोडक्ट चलने वाली नहीं है। तो उसने कहा कि तुमने अपने पैसे क्यों नहीं कमाए जब तुम्हें भी $2-3 हज़ार मिल जाना था 2-3 महीने में। तो मेरा दोस्त कहने लगा कि ये अनएथिकल है, मैं ऐसे पैसे क्यों कमाऊँ जबकि मुझे पता हो कि ये काम नहीं होना। हाँ, अगर मुझे लगता कि ये काम हो जाएगा, मैं अपना पूरा जोर लगाता, फिर भी फेल हो जाता, फिर और बात थी, फिर तो मसले की बात ही नहीं है ना। लेकिन जब मुझे पता था, जब मुझे नज़र आ रहा था कि नहीं इस बंदे का नुकसान हो जाएगा, उस बंदे ने उसके बाद उसी मेरे दोस्त को $1 लाख का प्रोजेक्ट दिया। 3 से 4 महीने के बाद मज़ीद $1 लाख का प्रोजेक्ट दिया। इस वक्त मेरे उस दोस्त के पास 150+ एम्प्लॉयज़ हैं और उसका वही एक क्लाइंट है जिसको उसने फर्स्ट टाइम रिफ्यूज़ किया था कि सॉरी आपका काम नहीं हो सकता। देखिए उसका एक सच, उसने सिर्फ एक सच बोला था शुरू में कि नहीं ये आपकी प्रोडक्ट रैंक नहीं होगी, आप कहीं और चले जाएं। उस एक सच की वजह से आज उसके पास 150+ एम्प्लॉयज़ हैं और वो हज़ारों डॉलर महीने के कमा रहा है, खुद भी कमा रहा है, 150 लोगों का रिस्क भी लगा हुआ है, कितनी फैमिलीज और भी चल रही हैं एक एथिकल वैल्यू की वजह से। ये इंपॉर्टेंस है एथिक्स की। अच्छा, दूसरा आप लोगों ने क्या करना है, आपने काम किया क्लाइंट का,
एक तो है ना रैंकिंग वगैरह, इस पे तो आपने अपना पूरी मेहनत की ना, आपने पूरी मेहनत की, उसके बाद नहीं हो सका, कोई मसले की बात नहीं है, आपको पैसे पूरे मिलेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह लिस्टिंग क्रिएशन है, बल्कि लिस्टिंग का कंटेंट है। लिस्टिंग का कंटेंट अभी तक आप लोग जानते हैं अच्छी तरह कि कोई भी प्रोडक्ट आप अमेज़ॉन पे या दराज पे जाके जो नाम लिखते हैं और आपके सामने जब प्रोडक्ट आती है उसके साथ जो भी अल्फाज लिखे होते हैं इंग्लिश में, उर्दू में, उसको हम कहते हैं कंटेंट है ये लिस्टिंग का। अच्छा, आपसे एक बंदे ने कंटेंट लिखवाया, आपने उसे कंटेंट लिख के दे दिया, कीवर्ड भी रिसर्च आपने कर लिए, वो कीवर्ड सारे उसमें फिट भी कर दिए, लेकिन किसी वजह से कंटेंट आपके क्लाइंट को पसंद नहीं आया। वो कहते हैं जी ठीक है, बस गुजारा है। आप उसे कहेंगे जी मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ, आपने ठीक है, हमारी डील तो थी कंटेंट लिखने की, लेकिन आपको पसंद नहीं है, कोई मसला नहीं, मैं इसको रिवाइज़ कर देता हूँ एक दफ़ा फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं रिवीजन के आपसे कोई पैसे नहीं चार्ज करूँगा। आप उसे रिवाइज़ करके दे देते हैं, वो फिर भी कहता है कि नहीं, फिर भी अभी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं है। आप उसे कहते हैं चलें ऐसा करते हैं कि आप मुझसे ना 50% रिफ़ंड ले लें, आप मुझे आधे पैसे दे दें, अगर आप हैप्पी नहीं हैं। आप यकीन कीजिए ये देखने में छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये इतना इम्प्रेस करेगी आपके क्लाइंट को कि वो दोबारा ज़िंदगी में कोई भी काम होगा तो आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये बंदा लालची नहीं है। क्लाइंट को क्या चाहिए? क्लाइंट ये कहता है कि मेरा वीए बस लालची ना हो। भाई, जो बंदा बिजनेसमैन है, जो बिजनेस करने आ रहा है, जो 50,000, ये मैं फॉरेनर क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, जो 50,000 $1,00,000 लगाने आ रहा है, वो उसमें इतना हौसला होता है, उसे पता होता है कि मैंने अपने वर्चुअल असिस्टेंट को पे करना है, वो आपको पे कर रहा है और वो खुला पे कर रहा है। तो जब उसे पता चल जाएगा ना कि ये बंदा ईमानदार है, ये मेरे पैसे ज़ाया नहीं करवाएगा, इसके पास मेरे पैसे बिला वजह नहीं डूबेंगे। अच्छा, एक और सिनेरियो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है जी मुझे ये प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी चाहिए, आपने उसे फ़ोटोग्राफी करके दी, वो कहता है कि नहीं ये तो उस तरह से नहीं है जिस तरह से मुझे चाहिए थी। फिर वही काम करेंगे आप, उसे कहेंगे जी कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा कर देता हूँ, या 50% रिफ़ंड ले लें, 40% रिफ़ंड ले लें, 20% रिफ़ंड ले लें। जब आप अपने क्लाइंट को रिफ़ंड ऑफ़र करेंगे ना, तो वो क्लाइंट आपके पास दोबारा लाज़मी आएगा, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग इसमें दिमाग में ये ना सोचें कि हमारे पास $100 आ रहा है, हम क्यों $20 रिफ़ंड कर दें। फॉरेनर क्लाइंट की मैं आपको बात करूं, वो रिफ़ंड पे और डिस्काउंट पे बहुत खुश होता है, $1 पे भी बहुत खुश होता है। इसलिए नहीं कि $1 कोई बहुत बड़ी अमाउंट होती है उसके लिए, वो इसलिए खुश होता है कि यार ये अगला बंदा बहुत अच्छा है, इसलिए वो खुश होता है, इसलिए वो आपके पास दोबारा आता है। वो बस इसी चीज़ में खुश हो जाता है कि ये बंदा ईमानदार है, बंदा बहुत अच्छा है, ये लालची नहीं है। तो आपके दिमाग से अगर लालच आपके अंदर से निकल जाएगी ना, तो आपके पास क्लाइंट्स ही क्लाइंट्स आएंगे, जो मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं अपने एक दोस्त की। अच्छा, अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा? चलिए, ये तो मैंने आपको बेनिफिट बताया ना। ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि आपको वो नेगेटिव फीडबैक या नेगेटिव रिव्यू देके जाएगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर। अब नेगेटिव फीडबैक देके जाएगा, अगला क्लाइंट आएगा, वो देखेगा, वो कहेगा जी इसको तो पहले नेगेटिव फीडबैक आया हुआ ही, मतलब ये कि इस बंदे में कुछ गलत है। वो आपके पास आएगा ही नहीं, आपको नई जॉब मिलेगी ही नहीं। तो ये सिर्फ एक तो अखलाकन, एक तो बीइंग अ मुस्लिम हमारी जिम्मेदारी है ना, ईमानदारी से काम करना और लालच नहीं करना। बीइंग अ मुस्लिम ये तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है ना, ये जिम्मेदारी है हमारी। लेकिन इससे हट के अगर हम दुनियावी तौर पे भी देखें तो आपको दोबारा पैसे भी नहीं मिलेंगे, आपको दोबारा ऑर्डर भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपने दोबारा ऑर्डर्स लेने हैं तो आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। ईमानदारी से काम करेंगे, ऑर्डर दोबारा आएंगे, फिर ईमानदारी से काम करेंगे, फिर और ऑर्डर्स आएंगे। फिर एक दिन आएगा, आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी हो जाएगी कि जो बंदा आपकी प्रोफाइल पे आएगा, आपके फीडबैक्स देखेगा, वो कहेगा काम तो बस इसी बंदे से करवाना चाहिए। इसके अलावा वो कहेगा मैं किसी और के पास क्यों जाऊँ, जब एक बंदा इतना अच्छा काम करता है। और फीडबैक्स पे क्लाइंट ये भी लिख देते हैं ना आपके, अगर आप उसको रिफंड ऑफर करते हैं, वो अच्छा फीडबैक देता है आके कि जब मैंने काम करवाया था मुझे कोई इतना खास पसंद नहीं आया, इस बंदे ने मुझसे आधे पैसे चार्ज किए थे। अब वो जो आधे पैसे चार्ज किए, वो आके एक दफ़ा जो लिख के चला गया ना, वो 100 और लोगों को इम्प्रेस करेगा और आपके पास लेके आएगा। आपके क्लाइंट को पता होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ये बंदा लालची नहीं है, ये मुझे कहीं ना कहीं रिफंड ऑफर कर देगा। तो आप लोगों ने 2 चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है, अपने आप को छोड़ के, इस्लाम और पाकिस्तान, कि हम मुसलमान हैं, हमने ईमानदारी से काम करना है। अगर हम गलत करेंगे मुसलमानों का इमेज खराब होगा, अगर हम गलत करेंगे तो पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। ना हमने इस्लाम का इमेज खराब होने देना, ना हमने पाकिस्तान का इमेज खराब होने देना।